डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो प्यारे साथियों, है ना, आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको जो हमेशा आपके कंफ्यूजन में रहते हैं, हमेशा आप उनमें कंफ्यूज रहते हो और वही एग्जाम में हमारे छप जाते हैं। तो इनका हम आंसर सही नहीं दे पाते तो हमारे नंबर कट जाते हैं और एग्जाम में प्यारे साथियों हमें एक एक नंबर कीमती होता है, एक एक नंबर का बड़ा महत्व होता है। और अगर हम इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो एक एक नंबर में ही हमारे 8 से 10 नंबर कट जाते हैं, तो हमारे 2% गिर जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही कंफ्यूजन जो वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ही कंप्लीट करेंगे, उनको ही आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो ये प्रिपरेशन दोस्तों हमारी चल रही है 21 फरवरी के लिए, क्योंकि 21 फरवरी को हमारा जो है एग्जाम है केमिस्ट्री का। तो आइए बातें नहीं करना है, इनको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे ना प्यारे साथियों तो उसको लाइक जरूर करना। तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना नहीं आती और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है। बहुत से टॉपिक लूंगा जो आपके कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना, पूरी केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आओ तो सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सीखते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो हमें पहले 1 से 30 तक का, कम से कम 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो क्या है 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो देख लो। तो क्या है प्यारे साथियों, सबसे पहले भर आता है 1s2, फिर आता है आपका 2s2, फिर आता है आपका 2p6, फिर आता है आपका 3s2, फिर आता है आपका 3p6, है ना, और 3p6 के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ा करो और यहाँ भरा करो 4s2, 3p6 के बाद 4s2 आता है, बट 4s2 को हम थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे, है ना। और फिर आता है हमारा 3d10। ये होता है टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 30 तक का। यही आपको क्रम याद रखना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। ये हमें ये वाला क्रम याद रखना है प्यारे साथियों। ये वाला क्लियर हो चुका है? ठीक है, ये वाला हमें 1 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्रम आपको आता है तो अब आपसे पूछेगा एग्जाम वाला, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आपसे पूछ लिया भाई कि बताओ Fe जो 2+ है इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये आपसे पूछ लिया। ठीक है, तो पहले साथियों अगर हमें Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करेंगे तो हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। बट प्यारे साथियों हमें करना क्या है, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो करना है, लेकिन इससे पहले इसके मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर मूल परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो इसका आप सही कर पाओगे, वरना इसका गलत कर दोगे। कैसे, आओ समझाते हैं। तो देखो अगर हमें Fe2+ का करना है तो पहले हमें दोस्तों इसका मूल परमाणु जो है Fe, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें प्यारे साथियों इसका परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए, है ना, नहीं तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जो आयरन है इसका परमाणु क्रमांक प्यारे साथियों कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक है 26। कितना है, 26। ठीक है, तो 26 इलेक्ट्रॉनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इस क्रम में। ठीक है, तो चाहो तो आप प्यारे साथियों ऐसा कर सकते हो, जैसे यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो आप इतना ना लिख के प्यारे साथियों इसकी जगह 18 इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर्गन, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है प्यारे साथियों 18। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। ठीक है, 26 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले हमने भर दिया यहाँ आर्गन, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में भर गए। फिर कौन भराएगा, आपका 4s2 भराएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ना, 4s2। तो 18 और 2 कितने हो गए प्यारे साथियों, 20। अब कितने भरने हैं, 26। इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो हम डी में भरेंगे, है ना। तो फिर आपका 3d6 ऐसे करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करना। ठीक है, जैसे 26 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 18 आपने इसमें भर दिए, है ना। फिर आपको ये वाला भरना है, ये वाला पहले नहीं भरना, पहले ये भरना है, फिर 4s2 और फिर 3d6 ये भरना है। ठीक है, तो अगर हमें देखो ये इसका
मूल परमाणु Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बट हमें Fe का नहीं करना, हमें Fe2+ का करना है। तो देखो अब इस 2+ का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, इस 2+ का मतलब होता है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। इस 2+ का मतलब यही है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, क्योंकि प्लस का मतलब दान करना होता है। तो अगर ये प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दान कहां से करेगा, बाहर से करेगा। तो बाहर वाला कोष कौन सा है, ये है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां जो है ये दान में चले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा प्यारे साथियों, आर्गन और आपका ये 3d6 यही बचेगा, यही बचेगा ना। इसके अलावा तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो हमने ये कर लिया, क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इस आर्गन में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहां तक तो ये जो है ना पूरे भरे हैं। बट आप देखो डी पूरा नहीं भरा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं 10, लेकिन इसमें भरे कितने हैं 6। तो इसमें ही हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डी उपकोष बनाना पड़ेगा। तो डी उपकोष में आपको बनाना है, तो बनाना। तो डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं पहले भाई, 5 कक्षक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 कक्षक भरा दिए। अब हमने इन 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भराएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो ऐसे करें तो कितने इलेक्ट्रॉन भराएगा, 5। अब जो छठवां इलेक्ट्रॉन है फिर से यहां से स्टार्ट होगा। तो छठवां इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया यहां। तो अब इतना करने के बाद हमने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 1 2 3 4। अयुग्मित मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब प्यारे भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन, और युग्मित मतलब डबल इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित मतलब सिंगल और युग्मित मतलब डबल। तो अयुग्मित कितने मिले, हमें 4 मिले। तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये तो ध्यान रखना, आपको ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे निकालना है, क्लियर है। चलो अब मैं पहले साथियों थोड़ा और आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। कैसे, देखो आपको बता रहा हूं। जैसे प्यारे साथियों आपसे आया क्वेश्चन कि क्रोमियम जो है 2+ है, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या जो कॉपर है इस 2+, इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों आपने 11th में एक चीज पढ़ी थी, जो आपका क्रोमियम होता है और जो आपका कॉपर होता है, इसमें आपबाहु नियम का अपवाद लगता है। किसका, आपबाहु नियम का क्या लगता है, अपवाद लगता है, ठीक है, आपबाहु अपवाद लगता है, ठीक है। अब जब इसमें अपवाद लगता है तो क्या होता है प्यारे साथियों, इसमें जब अपवाद लगता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले हम क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे, ठीक है। तो देखो इसका आपको पता है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24, और कॉपर का कितना होता है, 29, ठीक है। देखो इधर इसके 24 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो हमने ये भर दिए आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, 18 भरा गया ना, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, फिर भरते हैं 4s2, तो 18 और 2 20, ठीक है। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम किसमें भरेंगे पहले साथियों, 3d4 ऐसे भरेंगे। हमें अगर इसके अकॉर्डिंग भरा जाए तो ऐसे ही भराएगा। बट प्यारे साथियों इस कॉपर क्रोमियम है, इस अब में क्रोमियम में लगता है अब बात, तो जो S है इस S का एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये अर्धपूरित हो जाएगा, क्योंकि डी में 5 कक्षक होते हैं। तो अगर डी में 5 कक्षक होते हैं तो सॉरी डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10। अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन भर दें तो ये आधा भर जाएगा, मतलब अर्धपूरित हो जाएगा। और अर्धपूरित कक्षक जो होता है वो स्थायी होता है, और पूर्ण पूरित होता है वो भी स्थायी होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देने से ये आधा भरा रहा है, इसलिए हम इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें देते हैं। तो मतलब डी में हम कितने भरते हैं, क्रोमियम में 5, और एस में कितने भरते हैं 1। ऐसा ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ध्यान रखना ये ऐसा है, ठीक है। तो अब हम अगर क्रोमियम का कोई आयन है, जैसे हमारे पास 2+ है, और हमसे पूछा कि भाई इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो पहले आपको क्रोमियम 2+ का निकालने से पहले आपको इसका निकालना है, ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों। तो हमें पहले इस Cr2+ का करने से पहले इसका करना पड़ेगा। जैसे इसमें इसका करने से पहले इसका किया, ऐसे ही किसी भी आयन का करने से पहले उसके मूल परमाणु का करना, ठीक है। तो जैसे हमें इसका करना था तो इसके पहले हमने ये कर लिया। अब हमें 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करना है तो बाहर से करेंगे। तो देखो अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो दान हो नहीं सकते, क्योंकि इसके पास तो 1 है, तो यहाँ 1 ही होगा। तो 1 कहाँ से करेंगे, यहाँ से, तो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, ये।
तो Ar तो पूरा रहा, लेकिन 3D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S में बचे नहीं, एक यहाँ से और एक यहाँ से दान कर दिया। तो अब हम इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये D के पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5 कक्षक बना लेंगे, 5 ही होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरे तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिले हमें? 4 मिले। क्लियर है? ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें बेटा Cu का करना है तो Cu का करना है, जैसे Cu2+ का करना है तो इससे पहले हम करेंगे Cu का, तो Cu पर भी अपवाद लगता है, इन दोनों तत्वों पर ही क्या लगता है? अपवाद लगता है, तो इसका कितना होता है? 29 भरो इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने भर दिया आर्गन, क्या भर दिया? आर्गन। ठीक है। फिर आपका 4s2, 18 और 2 20, अब हमें कितने भरने? 9, तो 3d 9। ठीक है। बट यहाँ ये हमारा नॉर्मल है, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे अपवाद लगता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाता है, तो इसमें कितने भर आते हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भर आता है? 1। याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हमें अगर इसका करना है, अगर हमें इसका करना है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन दान करना है, क्योंकि 2+ लगा है। अगर ये 3+ लगा होता, मान लो ये क्या लगा होता? 3+, तो कितने दान करने होते? 3। अब 3 दान करने तो एक तो यहाँ से दान करेंगे, एक ही कर पाएंगे ना, और 2 यहाँ से दान कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? आर्गन। ठीक है, और 3d यहाँ 9 बचेगा, क्योंकि एक यहाँ सॉरी 8 बचेगा, है ना, क्योंकि 2 3 करने हैं ना, तो एक यहाँ से 2 यहाँ से। ठीक है। अब इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हम कक्षकों में भरेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो ये 5, फिर ये 6 7 और ये 8। तो हमें कितने अयुग्मित मिले? 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऐसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको ऐसे ही करके बताना है। क्लियर हो गया? तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन प्यारे साथियों जरूर 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 आएगा। ठीक है। चलो, एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपसे पूछ लेगा कि Cr2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या Cu3+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, या कोई सा भी आयन दे देगा, बता पूछेगा इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे बनेगा, तो आपको कंप्लीट कर लेना। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्यारे साथियों ऐसा कि आपसे ऐसा पूछ लेगा कि आपको ऐसे कुछ आयन दे देगा, है ना, जैसे मान के चलो आपको, मैं अभी यहाँ पर एक सेकंड, मैं अभी याद बता रहा हूँ तुमको, थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाए, जैसा क्वेश्चन आता है तो वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, चलो 1 मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। तो जैसे क्वेश्चन प्यारे साथियों आपको मिला, ऐसा एक क्वेश्चन है, कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है? एक क्वेश्चन मिला आपको, संक्रमण धातु आयन दे दिए, जैसे आपको दे दिया एक Cu+ दे दिया, ठीक है, यहाँ पर V2+ दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया Sc3+ दे दिया, और यहाँ पर आपको दिया Ti4+, है ना, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन बोला है कि इनमें से कौन सा जो आयन है वो रंगीन है, कौन सा आयन है वो रंगीन है, ये हमें क्वेश्चन मिला है, इनमें से कौन सा आयन रंगीन है हमें ये बताना है। तो प्यारे साथियों इसका जवाब सुन लो। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता रहा हूं, जिस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिस आयन के पास, इन 4 आयनों में से जिस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही रंगीन होगा। ध्यान रखना, जिस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो ही रंगीन होगा, और जिस आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो रंगीन नहीं होगा। तो अगर ये जो आयन है, अगर इनमें से किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ही रंगीन होगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगीन नहीं होगा। ध्यान रखना। तो अगर हमें रंगीन और रंगहीन का पता करना है तो रंगीन कब होगा, यहां सुनो, रंगीन कब होगा? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब रंगीन होगा, और यदि रंगहीन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इनमें से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो ऐसे ही आपको पता करना है। ठीक है, चलो तो आओ हम इनको करके बताते हैं। जैसे हम Cu+ की बात करें, ठीक है, तो Cu+ का अगर निकालना है तो इससे पहले हमें Cu का निकालना पड़ेगा, अभी बताया ना। तो Cu का कितना होता है? 29। तो इसका करेंगे तो आर्गन 18, फिर 4s1, क्योंकि हमें ऐसे करना है, और 3d 10, ये हो गया। ठीक है, अब हमें Cu1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान करना है, तो अगर हमने इसका 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो हमारे पास ये बचा आर्गन और 3d 10।
अब देखो डी पूरा भरा है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, और यहाँ ये भी पूरा भरा है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये तो आपका रंगहीन है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगहीन है। ठीक है, फिर इसको चेक करो, तो इसमें देखेंगे V2+ है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, ठीक है, ये 2+। तो अगर हमें V2+ का पता करना है तो पहले V का करना पड़ेगा, तो V का कितना होता है 23, ठीक है, तो भरो। आर्गन में कितने भर दिए 18, ठीक है, फिर 4s2 ठीक है, और फिर 3d3 ये भर दिए, ये 20 और 3 23 हो गए, ठीक है। चलो अब हमें दो दान करना है, तो यहां से हमने दान कर दिए, तो यहाँ आर्गन रहा और ये रहा आपका 3d3। तो अगर हमने देखा तो यहाँ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, बट यहाँ हमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मतलब ये आपका रंगीन होगा, ये आपका रंगीन है। इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप चेक कर लेना, इसमें भी नहीं है, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। केवल इसमें है इसलिए रंगीन है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब क्वेश्चन ए तो आपका समझ में आ गया, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपसे, एक सेकंड, बनेगा कि Cu2+ रंगीन है, Cu2+ रंगीन है, जबकि Cu1+ रंगहीन है, क्यों? ये अगर क्वेश्चन आपको आया तो फिर क्या करोगे, तो आपको इतना करना है प्यारे साथियों, जैसे जो Cu2+ है, इस Cu2+ का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और यहाँ Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये से आर्गन है, ठीक है, ठीक है। फिर 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितने भर दिए 18। फिर आपको क्या करना है 4s2, अभी आप इसके मूल परमाणु का करना, जो 29 है उसका करना, ठीक है, 4s2, फिर 3d9, बट ऐसे नहीं होगा, इसमें आपके कितने भर आते हैं 10, और इसमें कितना भर आता है 1, ठीक है। ये तो आपका Cu का, ठीक है। हमें Cu+2+ का करना है, तो एक यहां से दान किया और एक यहां से दान किया, तो मतलब इसमें आपके 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 0। अब 9 इलेक्ट्रॉन आए तो हमने देखा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, बट इसमें अगर देखेंगे तो ये आर्गन रहा, ठीक है, और ये 3d10 और 4s0, इसका ये आएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दान करना है तो एक इलेक्ट्रॉन दान कर जाएंगे और डी में 10 ही रहेंगे। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, इतना करने के बाद अब नीचे 2 लाइन लिखोगे और लिखोगे उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि Cu2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह रंगीन है, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए यह रंगहीन है। क्लियर हो चुका? ऐसे जवाब आपको देना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। चलो इसके बाद प्यारे साथियों आपको क्या करना है, देखो आपसे डी और एफ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपका पूछ लेगा कि जो डी ब्लॉक है इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, या एफ ब्लॉक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, ऐसे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सुनो, अगर हम डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो क्या होता है n-1 d 1 से 10 और ns 1 से 2, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये डी ब्लॉक के तत्वों का क्या है प्यारे साथियों, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हमेशा याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और अब आगे बात करें प्यारे साथियों, तो डी ब्लॉक की जो है 4 श्रेणी है, कितनी श्रेणी है 4, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। तो पहली का नाम है 3D, फिर है 4D, फिर है 5D और ये 6D, ठीक है। प्रत्येक श्रेणी में प्यारे साथियों 10 तत्व हैं, कितने हैं 10 तत्व हैं, 10। आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा, आप सोच रहे हो तो समय बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा, बल्कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है 100 नंबर की, ठीक है। चलो तो प्रत्येक श्रेणी में 10 हैं, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि 3D में कितने तत्व हैं, तो आंसर 10, 4D में 10, 5D में 10, 6D में 10, टोटल कितने हैं डी ब्लॉक में, तो टोटल है 40। क्लियर, ठीक है। आगे आपसे एक पूछ सकता है एफ ब्लॉक, जो एफ ब्लॉक है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ सकता है, तो इसका क्या होता है प्यारे साथियों, n-2 f 1 से 14, ठीक है, n-1 d 0 से 1 और ns 2, ये इसका
एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सामान्य। ये हमें याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो अब ये हो गया है ना। अब आपसे देखो एफ ब्लॉक है, इनकी दो श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं प्यारे साथियों? दो। एक है आपकी लेंथेनाइड, एक है लेंथेनाइड और एक है एक्टिनाइड, एक है एक्टिनाइड, ठीक है। तो लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, ध्यान रखना। लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में और एक्टिनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो लेंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में और एक्टिनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में, ठीक है। चलो अब यहां से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से पेशेंस में बैठे रहो, समझते रहो। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत कमाल की वीडियो है, ठीक है। चलो फिर आपसे क्या पूछेगा प्यारे साथियों? आपसे पूछेगा कि जो लेंथेनम है La, ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो ध्यान से सुनना है कि जो प्यारे साथियों जो लेंथेनाइड हैं, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व हैं। इस लेंथेनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं वो लेंथेनाइड हैं, लेंथेनम नहीं है। तो लेंथेनम प्यारे साथियों डी ब्लॉक का है। इसी प्रकार जो एक्टिनियम Ac होता है ये भी आपका डी ब्लॉक का। तो ये दोनों के दोनों तत्व हैं डी ब्लॉक के। तो ध्यान रखना है लेंथेनम डी है और एक्टिनियम भी डी है। इनके बाद जो आएंगे तत्व वो है एफ ब्लॉक के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आ गए आपके। अब ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बात और प्यारे साथियों, यहां से आपको एक चीज और पूछी जा सकती है कि जो लेंथेनाइड है इन तत्वों की संख्या कितनी है? 14 और एक्टिनाइड तत्वों की संख्या कितनी है? 14। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 4f में कितने तत्व हैं? 14 और 5f में कितने तत्व हैं? 14। तो ये 14 तत्व हैं। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से इनको याद रख लेना आप, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ेंगे और प्यारे साथियों अब हम आपको बताएंगे कुछ आयनों के बारे में कि ये जो आयन है कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई संकुल आपको दे दिया और इस संकुल में आपसे पूछ लिया इसमें कितने आयन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन पे अब हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट करते जाना है और यही चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी देखने को, ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं प्यारे साथियों आपको। देखो क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने लिख दिया ये K4 और मैंने लिख दिया यहाँ Fe और ये लिख दिया मैंने Cn का होल 6, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैंने और लिखा, मैंने अभी किसी भी टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ Hg, ये लिख दिया I4 और यहाँ लिख दिया प्यारे साथियों मैंने Cl2, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैंने लिख दिया Fe, यहाँ लिख दिया मैंने Cn का होल 6, यहाँ लिख दिया मैंने ट्वाइस और ये लिख दिया Cn का ट्वाइस, ठीक है। या Cn, हाँ चलो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन प्यारे साथियों ये आ रहा है कि ये जो आपका एक यौगिक है इसमें कितने आयन हैं, या फिर ये जो आपका यौगिक है इसमें कितने आयन हैं, या इसमें कितने आयन हैं, मतलब ये जो जलीय विलयन में कितने आयन देगा, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब हमें कैसे देना है? देखो तो प्यारे साथियों हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, आपको मैं पूरा क्लियर करा दूंगा, ध्यान से सुनना अकेला बस। देखो क्वेश्चन अगर ऐसा आया कि इसमें कितने आयन हैं ये पूछा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपको बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये बड़ा ब्रैकेट, इस बड़े ब्रैकेट को गिनना है कितने हैं। तो बड़े ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लगा, मतलब इसकी संख्या जो बड़े ब्रैकेट है इसकी संख्या कितनी है? 1। तो देखो अगर यहाँ 2 लगा होता तो बड़े ब्रैकेट की संख्या 2 होती, यहाँ अगर 3 लगा होता तो 3 होती। तो बट यहाँ तो ना 1 लगा, ना 2 लगा, ना 3 लगा, कुछ नहीं लगा। तो कुछ नहीं लगा मतलब 1 है, कुछ नहीं लगा मतलब कितना है? 1, ठीक है। अब एक बड़े ब्रैकेट के बाहर देखना है, बाहर इस तरफ या इस तरफ कहीं भी हो सकता है। तो बड़े ब्रैकेट के बाहर कितने हैं कि 4, तो 4 ये हैं और 1 ये है। बड़े ब्रैकेट की संख्या 1 है और बाहर कितने हैं? 4, तो 4 और 1 कितने हो गए? 5, तो टोटल कितने आयन देगा? 5, ठीक है। अब यहाँ देखो तो बड़े ब्रैकेट की संख्या कितनी है? 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इन Cl की संख्या कितनी है? तो 2 और 1 इधर कितने हो गए? 3, तो ये कितने आयन देगा? 3 देगा। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन, आप यहाँ बताओ बड़े ब्रैकेट की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ बाहर जो Cn है इसकी संख्या भी कितनी है? 2, तो 2 इधर 2 इधर, टोटल कितने आयन देगा? 4। ऐसे आपको जवाब देना है, ठीक है। चलो एक और मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जैसे ये लिखा है Fe, ठीक है, Cn का होल 6
और यहाँ लिखा हुआ है 3 और ये लिखा है NO3। ठीक है, ये लिखा है। तो बताओ ये कितने आयन देगा। तो देखो बड़े वाले ब्रैकेट की संख्या कितनी है 3, ठीक है, और ये NO3 कितना है, एक ही है। अब NO3 अगर दो, देखो NO3 पूरा एक होता है ना, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता तो ये दो होते, बट नहीं लिखा तो ये एक ही है, तो ये एक है। तो 3 और 1 इधर कितने 4, तो ये टोटल कितने आयन देगा 4, है ना। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें आयनों की संख्या आपसे पूछी जाती है जो आपको बताना है। ठीक है, चलो इसके बाद, अब इसके बाद प्यारे साथियों आपको ऑक्सीकरण अवस्था भी पूछेगा किसी भी आयन की। आपको ऐसा कोई संकुल दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि बताओ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ठीक है, तो आओ हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर भी आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, तो देखो प्यारे साथियों, आपको पता है ये संकुल है, आपको ये तो पता ही है कि ये क्या है, संकुल है। ठीक है, अब ये संकुल है तो इसमें आपका ये क्या होता है, देखो बड़े ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, देखो मैं एक बार समझा दे रहा हूं उनको अच्छे से। पहले संकुल के बारे में जान लो थोड़ा सा साथियों, फिर इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो है आपका इस टाइप का पूरा संकुल होता है, जिसमें सबसे पहले कुछ चीजें लिखी होती हैं, फिर ये हमारा बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है, फिर बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कुछ होता है ना, फिर इसके बाद कुछ चीजें होती हैं, यहाँ एक संख्या लगी होती है और ब्रैकेट बंद होता है, फिर ब्रैकेट के बाहर भी कुछ होता है। ठीक है, ये आपका संकुल में इतनी इतनी चीजें होती है। तो जो ब्रैकेट के बाहर इस तरफ जो होता है वो प्यारे साथी होता है धनायन। क्या होता है, धनायन। और ब्रैकेट के जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करने पर जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या मिलता है, केंद्रीय धातु परमाणु। तो ब्रैकेट के जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो हमें केंद्रीय धातु परमाणु मिलेगा। फिर केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो भी हमें मिलेगा वो आपका लिगेंड होगा। अब लिगेंड की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अभी इसमें तो एक ही लिगेंड है, लेकिन एक से ज्यादा लिगेंड भी आपको मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही लिगेंड हो। ठीक है, अब लिगेंड के बाद जो भी संख्या लिखी होगी वो समन्वय संख्या होगी। ठीक है, जैसे CN के बाद 6 लिखा था तो ये समन्वय संख्या इसकी कितनी है, 6 है। ठीक है, तो जितना भी संख्या लिखी होगी वो आपकी क्या होगी, समन्वय संख्या होगी। फिर वर्गाकार जो ब्रैकेट है इसके बाहर को जो भी लिखा होगा वो आपका हमेशा ऋणायन होगा। ठीक है, तो इस तरफ हमेशा ऋणायन और इस तरफ हमेशा धनायन। तो अगर हम पहले साथियों, पहले हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है। हमेशा हमेशा किसकी निकाली जाएगी, केंद्रीय धातु परमाणु की। ठीक है, आओ एक दो यौगिक की हम निकालना आपको सिखाते हैं, है ना। जैसे हमारे पास यही यौगिक लिखा है K4, यहाँ लिखा है Fe और ये लिखा है CN6, ये हमारे पास एक यौगिक लिखा है। ठीक है, हमसे बोला है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु इसकी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो देखो Fe की निकालना है, खुद बोला है, तो Fe की निकालना है तो जिसकी निकालना है उसको हम x मान लेंगे, बाकी सबकी हम रख देंगे। ठीक है, जैसे अब देखो, जैसे k की कितनी होती है पता है, 1 होती है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए, है ना। ये वो समय नहीं है कि आपको हम हर एक चीज सिखाएं, ये आपको हम बस तरीका बता सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा निकालोगे। ठीक है, तो k की कितनी होगी 1, बट k कितने हैं 4, तो इनटू हमने क्या लगा दिया 4। जब एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था लिख लेते हैं तो हम लगाते हैं प्लस, तो ये लगा दिया प्लस। फिर आप कौन आया Fe, तो Fe की तो निकालना है तो इसको मानेंगे हम x। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस। अब Cn की क्या होती है, तो Cn की -1 होती है, तो ये -1 इनटू में क्या लगाएंगे 6 बराबर क्या 0। जब पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था लिख लेते हैं तो बराबर में 0 आ जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और ये x, 6 का इसमें करो तो -6 बराबर 0। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो 6 में से 4 घटा दो तो x - 2 बराबर 0। 2 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर कितना आ गया +2, तो ऑक्सीकरण अवस्था आ गई कितनी +2। ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, अब और यौगिक बता रहे हैं, जैसे आपको एक यौगिक दिया है Ni और यहाँ लिखा है CO4। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि Ni की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ, निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। तो हम इसमें देख रहे हैं ना ब्रैकेट के बाहर है कुछ, ना इस तरफ कुछ है, तो ना तो इसमें धनायन है और ना तो इसमें ऋणायन है। Ni की निकालना है, तो Ni की निकालना है तो क्या मान लो x। ठीक है, अब आपको CO को पता होना चाहिए कि CO क्या है, तो CO तो लिगेंड है। ठीक है, बट ये लिगेंड उदासीन है, हमें पता है लिगेंड उदासीन है ना, धनावेशित ऋणावेशित तीनों टाइप के होते हैं।
तो अगर आपको इनका पूरा फुल वीडियो अभी देखना है, क्योंकि अभी समय है आपके पास, IUPAC नाम ये गारंटी है हमारी कि एग्जाम में आएंगे, तो अगर इनका फुल वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप जाकर इनको देख लो फुल वीडियो। ऑक्सीजन अवस्था भी, IUPAC नाम भी, सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तो हम बता रहे हैं कि भाई इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ये आएंगे, ठीक है। तो देखो Na की X, अब CO क्या है, उदासीन, तो उदासीन की क्या होती है, 0। अब इनटू कितने हैं, 4, क्योंकि 4 है ये, ठीक है। अब पूरा यौगिक हो गया तो बराबर में 0, तो x ये भी आपका 0, बराबर में भी क्या 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब ऑक्सीजन अवस्था निकल की क्या आ जाएगी 0। तो ये हमें टॉपिक तैयार करना है बहुत अच्छे से पैसा, ठीक है। तो ऐसे करके आपसे ऑक्सीजन अवस्था, कोई भी आपको यौगिक देगा उस यौगिक की आपसे ऑक्सीजन अवस्था पूछेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको बहुत अच्छे से तैयार रखना, और अगर तैयार नहीं रखोगे तो दिक्कत आप ही को है, मुझे नहीं, ठीक है। एक आध यौगिक की और बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये यौगिक लिखा है Na, ठीक है, और ये लिखा है NH3 का होल 6, और आपसे पूछा है निकिल की ऑक्सीजन अवस्था बताओ, ठीक है। तो निकिल की निकालनी तो X, अब NH3 जो है ये भी उदासीन होता है, तो इसकी उदासीन की 0 होती है, इन 0, अब कितने हैं 6, बराबर 0, तो x ये आपका 0 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 0, तो यहाँ भी निकल की क्या है 0, ठीक है। ऐसे करके निकालनी होगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अवस्था वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके आएगा, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया। चलो, अब हम तुम लोग को IUPAC नाम लिख के बता रहे हैं, IUPAC नाम समझा रहे हैं, ठीक है। तो सुनो प्यारे साथियों, ठीक है, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। देखो, अगर हमें किसी भी संकुल का, ये जैसे संकुल है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले जो लिखा जाता है वो है आपका धनायन। तो सबसे पहले किसको लिखा जाएगा बेटा, धनायन को लिखा जाएगा, क्लियर, ठीक, धनायन हो गया। अब धनायन लिखने के बाद दूसरे नंबर पे प्यारे साथियों लिखी जाती है समन्वय संख्या, क्या लिखी जाती है, समन्वय संख्या, तो दूसरे नंबर पे समन्वय संख्या, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखा जाएगा प्यारे साथियों, लिगेंड, ठीक है। चलो, अब फिर चौथे नंबर पे क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीजन अवस्था, सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्रम है, हमेशा यही क्रम रहेगा, इससे कोई बिगड़ेगा नहीं क्रम, ठीक है। चलो, इसके बाद ये होने के बाद पांचवें नंबर पर जो आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था निकालोगे उसको लिखोगे रोमन अंक में, किसमें, रोमन अंक में, ठीक है। फिर छठवें नंबर पे आप लिखते हो ऋणायन को, ठीक है। ये है क्रम, क्लियर है। जैसे आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे ये K4 है, ये हमारे पास Fe है, और ये CN है होल 6, हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, हमसे बोला कि इसका IUPAC नाम लिखो, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे बेटा, धनायन को, तो इसमें धनायन ये है, तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या इसमें कितनी है 6, तो दूसरे नंबर पे समन्वय संख्या। तीसरे नंबर पे क्या लिखते हैं, लिगेंड, तो ये लिगेंड इसमें ये लिखेंगे, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, तो आयरन लिखेंगे, ठीक है। अब पांचवें नंबर पे क्या लिखते हैं बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था, जो केंद्रीय धातु परमाणु में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, क्लियर है, ठीक है। और छठवें नंबर पे रेडाइन लिखते हैं, बट इसमें रेडाइन है ही नहीं, तो रेडाइन का नंबर छोड़ देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज समझो, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपका लिगेंड, ध्यान से सुनना यहाँ पर, अगर आपका जो लिगेंड है वो ऋणायन है, वो कैसा है प्यारे साथियों, अगर लिगेंड है वो ऋणायन है, तो हम क्या लगाएंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, तो उसमें हम N लगाएंगे, ठीक है, सॉरी 8 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 8 लगाएंगे, ठीक है, 8 लगाएंगे, है ना। तो ध्यान रखना, अगर लिगेंड ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु को जब नाम लिखेंगे तो उसके अंत में केंद्रीय क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे, ठीक है। और आपका जो लिगेंड है अगर वो उदासीन है, कैसा है, उदासीन है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का हम साधारण नाम लिखेंगे, इसमें कोई 8 वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपका लिगेंड जो है ऋणायन भी है ना, और उदासीन भी है, तो क्या करें, तो भी हम क्या करेंगे, साधारण नाम लिखेंगे, तो भी कौन सा नाम लिखेंगे, हम साधारण नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको समझाएंगे जब समझ में आएगी, देखो इधर, जैसे सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का, तो धनायन क्या है कि, तो देखो ये नाम आपका हमेशा साधारण नाम होगा, चाहे इनकी संख्या जो 4 है, 5 है, 100 है, 200 है, कितनी भी हो, हमेशा ये साधारण नाम में लिखा जाएगा, ठीक है। तो के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, तो हमेशा क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम, चाहे इसकी संख्या कितनी भी हो, तो ये पोटेशियम, ठीक है। चलो, अब फिर समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 6 है, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, तो लिखेंगे हेक्सा, ठीक। फिर
लिगेंड, तो लिगेंड क्या है Cl, तो Cn को हम क्या बोलते हैं साइनो, तो ये रहा हमारा साइनो। ये देखो ध्यान से सुनना, ब्रैकेट के अंदर पैसा की जो भी चीज है वो एक ही उसमें लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं लिखना जैसे मैंने पहले लिख दिया हेक्सा, है ना, और फिर लिख दिया मैंने साइनो, ऐसे अलग अलग नहीं लिखना, ठीक है। सबको जोड़ के ही लिखना है जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका एपी, तो एपी में हमें क्या देखो ऋणायन लिगेंड है, लिगेंड ऋणायन है ना, तो हम 8 लगाएंगे। तो जो आपका एपी है, एपी को हम क्या बोलते हैं फेरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेरम बोलते हैं। तो 8 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये फेरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेरेट, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे ऑक्सीकरण अवस्था, तो अभी हमने इसकी निकाली थी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी आएगी 2, तो ये आपकी आ गई 2, ठीक है खत्म। फिर अब आपका ऋणायन है ही नहीं, तो ऐसे आयुपीएसी नाम को आपको लिखना है, ठीक है। चलो और बता रहे हैं, ठीक है। देखो इधर जैसे आपका ये लिखा है NiCO का होल 4, ये इसका ही आयुपीएसी नाम हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें धनायन तो है ही नहीं, तो धनायन का नंबर गया। अब धनायन का नंबर गया तो फिर किसे लिखते हैं समन्वय संख्या को, तो समन्वय संख्या इसमें कितनी है 4 है, तो पहले समन्वय संख्या लिखेंगे, फिर लिगेंड लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु, और चौथे नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। चलो तो इसमें धनायन देंगे, चलो छोड़ो, तो पहले क्या लिखेंगे समन्वय संख्या कितनी है 4, 4 को हम क्या बोलते हैं टेट्रा, तो ये टेट्रा। सीओ को क्या बोलते हैं, तो सीओ को हम बोलते हैं कार्बोनिल, क्या बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है। अब हमें पता है जो लिगेंड है वो उदासीन है, अगर उदासीन लिगेंड है तो हम साधारण नाम लेंगे, तो साधारण नाम लेंगे तो क्या साधारण नाम क्या है इसका निकिल है, ठीक है, तो ये निकिल, ठीक है। अब ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी आई 0, क्योंकि यहाँ CO उदासीन है तो ये 0 आएगी, तो ऐसे करके हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको जो हमने आपको बताया है कंफ्यूजिंग टॉपिक, ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर इसका आयुपीएसी नाम का पूरा फुल वीडियो देखना है आपको, तो जल्दी से जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने, देख लो आप, ठीक है। चलो तो ऐसे करके अभी हमने आज वही क्वेश्चन लेके आए जो आप कंफ्यूज रहते हो, हमेशा जो गलती करते हो, ठीक है, तो इनको कंप्लीट करो, फिर हम आगे दूसरी वीडियो के साथ फिर मिल लेंगे, है ना। 21 फरवरी तक वीडियो का सिलसिला नहीं रोकने वाला, आपको हर एक चीज है ना वो कराई जाएगी, क्योंकि एक टीचर ऐसा होता है जिसको बच्चे की जो कमियां हैं कमजोरियां हैं उसको पता होती हैं, तो हम बिल्कुल हमें पता है कि कहाँ तुम गलती करते हो कहाँ क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो लेकर आ रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो इनको तैयार करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है।